बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है यॉक सैक, पीतक कोश, जो एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। आज हम उसके डेवलपमेंट, उसके फंक्शन, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये जो टॉपिक है वो बीएससी पार्ट सेकंड जूलॉजी के सेकंड पेपर डेवलपमेंटल बायोलॉजी का एक टॉपिक है। कल के लेक्चर में हमने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के इंट्रोडक्टिव पार्ट को डिस्कस किया था और ऐसी जानकारी हम लोगों ने कल डिस्कस की थी कि जो एमनियोटा ग्रुप के एनिमल्स हैं केवल उनमें ही ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और ऐसा भी कल डिस्कस किया था कि ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एम्ब्रियो प्रॉपर यानी भ्रूण की किसी संरचना या भ्रूण के किसी भाग के निर्माण में सम्मिलित नहीं होती और इसी कारण इन्हें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां, ये नाम दिया गया है। तो ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है इनका नंबर 4 है। यॉक सैक, एमनियन, कोरियन और एलेंटॉइक। आज हम फर्स्ट जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है यॉक सैक, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। यॉक सैक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे होता है, इसके निर्माण में कौन सी लेयर सम्मिलित होती हैं और ये क्या इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। तो समझते हैं यॉक सैक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बारे में। ओके, मैं इस डायग्राम से स्टार्ट करता हूं। पहले इस डायग्राम को हम समझते हैं। तो बिल्कुल सिंपल, ये मैंने एम्ब्रियो को रिप्रेजेंट किया है, लेबलिंग भी की हुई है मेरी। और ये जो एक बास्केट लाइक, पोटली के जैसी स्ट्रक्चर बनाई है, यहां यॉक, पीतक भरा हुआ है। इज दैट क्लियर? अब कल हमने डिस्कस किया था
चिक एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की बात, कि मुर्गी में भ्रूण का परिवर्धन किस प्रकार से होता है। और हम मुर्गी में ही परिवर्धन के समय ये चारों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन किस प्रकार से बनेगी, उसी में हम इसे समझेंगे कि मुर्गी में ये अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां कैसे बनती हैं। तो कल मैंने डिस्कस किया था एरिया पेल्यूसिडा के बारे में और एरिया ओपेका के बारे में। कल का लेक्चर आप देख सकते हो, यूट्यूब पे है। तो एरिया पेल्यूसिडा और एरिया ओपेका, तो जो ये EEM है, इनका डेवलपमेंट एरिया ओपेका से होगा। यानी जो जर्मिनल डिस्क है चिक के एग में, उसके परिधीय भाग से, जो हमने कहा था अपारदर्शी है, ओपेका कहलाएगा। और उससे ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनती है। तो वहां हमने डिस्कस किया था न्यूरुलेशन के बारे में, ठीक बात है। तो जब न्यूरुलेशन हुआ तो हमने कहा था मीजोडर्म की स्प्लिटिंग हुई और सीलोम का डेवलपमेंट, देह गुहा का निर्माण होता है। तो जब मीजोडर्म स्प्लिट हुई तो वो दो भागों में बटी। सोमेटिक मीजोडर्म जो एक्टोडर्म के कांटेक्ट में है, और स्प्लैंक्निक मीजोडर्म जो एंडोडर्म की ओर है। यहां तक ठीक। तो हमने दो शब्द काम में लिए थे। एक्टोडर्म, यहां से समझते हैं इसको हम, एक्टोडर्म और इसके कांटेक्ट में सोमेटिक मीजोडर्म होगी। ये बनाएगी आपके सोमेटोप्ल्यूर। क्लियर? एमनियन और कोरियन, ये जो दो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, उनका निर्माण इससे होगा। या तो आप कह दो एक्टोडर्म प्लस सोमेटिक मीजोडर्म एमनियन को और कोरियन को बनाएगी। अगर मैं सम्मिलित रूप से कह दूं तो सोमेटोप्ल्यूर कहेंगे। इसी तरह दूसरी बात मैंने की, स्प्लैंक्निक मीजोडर्म और एंडोडर्म, ये मिलकर बना देती हैं स्प्लैंक्नोप्ल्यूर। तो इसी स्प्लैंक्नोप्ल्यूर से यॉक सैक का डेवलपमेंट होगा और एलेंटॉइक का डेवलपमेंट होगा। तो पहली चीज, यॉक सैक का जो डेवलपमेंट हुआ है वो स्प्लैंक्निक मीजोडर्म और एंडोडर्म से हुआ है। सम्मिलित रूप से आप उसे क्या कह रहे हो? स्प्लैंक्नोप्ल्यूर। इससे यॉक सैक बनेगी। तो मैंने डायग्राम में सरलता के लिए जो ये कलर है, जहां जहां आपको दिख रहा है, वो आपके रिप्रेजेंट कर रहा है एक्टोडर्म को, एंडोडर्म को। मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं। जो ये ग्रीन कलर है, ये तो है एक्टोडर्म। थोड़ा सा इसको अपन चेंज कर देते हैं यहां पर, कि जो ये ब्लू कलर है आपका, ये तो है एंडोडर्म का। क्लियर?
और जो ये ग्रीन कलर है ये है आपके एक्टोडर्म का। ठीक, तो मैंने कुछ कलर रिप्रेजेंट किए हैं। ग्रीन कलर एक्टोडर्म को रिप्रेजेंट करता है जहां पर भी है। ऑरेंज कलर स्ट्रेट लाइन, जैसे ये वाली और ये वाली, ये सोमेटिक मेसोडर्म है। इट इज कॉन्टेक्ट विथ एक्टोडर्म। देखो ये एक्टोडर्म के साथ कॉन्टेक्ट में, ये सोमेटिक मेसोडर्म, ये एक्टोडर्म। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी ये आपके सोमेटोप्लूरल है। जैसे यहां बन गई, यहां बन गई, ये सोमेटोप्लूरल। इसी तरह जो डॉटेड ऑरेंज लाइन है जैसे ये वाली, ये स्प्लैंक्निक मेसोडर्म है और ये एंडोडर्म। तो ये और ये एंडोडर्म स्प्लैंक्निक मेसोडर्म मिलकर क्या बनाएगी? स्प्लैंक्नोप्लूरल। इज इट क्लियर? तो स्प्लैंक्नोप्लूरल से यॉर्क सैक बनी। तो दिख रहा होगा क्या स्ट्रक्चर है कि यॉर्क सैक जो मेम्ब्रेन है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, उसके अंदर की ओर इनर साइड में तो एंडोडर्म होनी चाहिए और बाहर की ओर उसके होनी चाहिए स्प्लैंक्निक मेसोडर्म। दिख रहा है? तो यॉर्क सैक की जब आप स्ट्रक्चर देखोगे मेम्ब्रेन की, तो उस मेम्ब्रेन में आपको क्या दिखेगा कि इसके अंदर की ओर एंडोडर्म है, बाहर की ओर स्प्लैंक्निक मेसोडर्म होगी। ये स्ट्रक्चर होती है यॉर्क सैक मेम्ब्रेन की। इज इट क्लियर? तो ये एक स्ट्रक्चर हमने डिस्कस की यॉर्क सैक मेम्ब्रेन की। तो यॉर्क सैक का डेवलपमेंट किससे हुआ? स्प्लैंक्निक मेसोडर्म से और एंडोडर्म से। तो कलेक्टिवली क्या कहा? स्प्लैंक्नोप्लूरल से बनी हुई है ये। और क्या है उसमें? अंदर एंडोडर्म और बाहर की ओर होनी चाहिए स्प्लैंक्निक मेसोडर्म। डायग्राम में आपको ये बात दिख रही होगी। यहां तक ठीक। अब बात करते हैं कि जब ये यॉर्क सैक मेम्ब्रेन बनती है तो क्या था कि चिक की बात मैं कर रहा हूं, मुर्गी के अंडे की, खूब यॉर्क है उसमें। तो परिवर्धन के दौरान जो अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली सबसे पहले अपीयर होगी वो यॉर्क सैक है। 4 है टोटल, एमनियन, कोरियन, एलेंटोइक, यॉर्क सैक। तो जिस EEM का सबसे पहले परिवर्धन हो रहा है उसका नाम यॉर्क सैक मेम्ब्रेन है। तो कैसे बनी, क्या स्ट्रक्चर है और सबसे पहले बनने वाली है, कब बनती है? तो ऐसा मानते हैं ऊष्मायन। आपने देखा होगा मुर्गी अंडे पर बैठती है और उसको ऊष्मायन कहते हैं, इनक्यूबेशन। वो एक टेम्परेचर देती है ताकि अंडे में परिवर्धन की क्रियाएं हो सके। तो ऊष्मायन के 9th डे हम देखते हैं यॉर्क सैक का पूरा निर्माण हो चुका होता है। तो क्या होता है कि ये मेम्ब्रेन इस पूरे यॉर्क को चारों ओर से कवर कर दिया और इस प्रकार ये थैलेनुमा संरचना बन जाती है। अब अगली बात कि जब इसका निर्माण होता है तो हम क्या देखते हैं कि यॉर्क सैक का कनेक्शन एम्ब्रियो की मिडगट जो मध्यांतर बनेगी भ्रूण में, उसके साथ इसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। लेकिन फिर भी भ्रूण को पीतक यानी यॉर्क इस कनेक्शन के द्वारा नहीं मिलता। कि कनेक्शन तो था लेकिन इस कनेक्शन से होकर एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्राप्त नहीं होता। तो क्या होता है, स्टार्टिंग की मैं बात करूं तो यॉर्क सैक एक ओपनिंग के द्वारा, ऐसे एक ओपनिंग खुलेगी और ये जाकर मिड गट में ओपनिंग खुल जाती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यॉर्क सैक
जो ये थैलेनुमा संरचना है, इसका मिड गट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है, लेकिन फिर भी यॉक इस डायरेक्ट ओपनिंग के द्वारा एम्ब्रियो को नहीं जाती। तो एम्ब्रियो कुछ सेप्टा आउट ग्रोथ बनाता है और वहां से वो यॉक को अब्सॉर्ब करता है। ओके, बाद में क्या होता है, कुछ प्रोसेस अतिवृद्धियां डेवलप होती हैं और ये जो ओपनिंग थी वो छोटी हो जाती है। अब इस स्ट्रक्चर को हम यॉक सैक स्टॉक, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, इस स्ट्रक्चर को कहेंगे यॉक सैक स्टॉक। पहले यहां एक ओपनिंग थी और बाद में जिस ओपनिंग के द्वारा एक नैरो ओपनिंग रह जाएगी, पहले तो ब्रॉड थी, अब एक नैरो ओपनिंग रही जिसके द्वारा यॉक सैक मिड गट में ओपन हो गई। उस नैरो ओपनिंग को अम्बिलिकस के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज समझ में आई। अब मैं बात कर रहा हूं यॉक सैक के काम क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम तो ये हो गया कि जिन अंडों में पीतक ज्यादा है, जैसे मुर्गी का अंडा हो गया, रेप्टिलिया का हो गया, प्रोटोथीरियन मैमल्स का हो गया, उनमें ये यॉक रिजर्व रहता है इस यॉक सैक मेम्ब्रेन के अंदर। तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, उसको रिजर्व के रूप में रखना, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है। बात करते हैं मार्सुपियल्स की। कंगारू की बात करें तो जो मार्सुपियल्स है, मेटाथीरिया, उनमें प्लेसेंटा बनता है, उसमें यॉक सैक और कोरियन पार्टिसिपेट करती है। तो यॉक सैक प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में भी पार्टिसिपेट करती है, लेकिन केवल किसमें, मार्सुपियल्स में ऐसा होगा। और लास्ट, ह्यूमन में तो यॉक है ही नहीं अंडे में, तो उनमें जो ये यॉक सैक है वेस्टिजियल अवशेषी संरचना के रूप में है और भ्रूण अवस्था के दौरान ब्लड सेल फॉर्मेशन का काम यहां होता है। यहां पर हीमेटोपोइसिस या जो हीमोपोइसिस की क्रिया है, जिसमें ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, वो प्रोसेस यहां पर होती है। अब बात करते हैं कि कैसे यॉक यहां से एम्ब्रियो में जाएगा। तो क्या करते हैं कि ये जो एंडोथीलियल सेल्स हैं इसकी मेम्ब्रेन की, वो कुछ एंजाइम रिलीज करती हैं डाइजेस्टिव, वो इस यॉक का डाइजेशन करती है। डाइजेशन के बाद यॉक यहां डिफ्यूजन विसरण की क्रिया द्वारा वितरित हो जाता है। फिर इस यॉक को कुछ विटेलाइन वेन है, आर्टरी है, उनके द्वारा रिसीव किया जाता है और फिर उसे एम्ब्रियो में भेज दिया जाता है। तो आज हमने यॉक सैक, जो पहली एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, उसके सिग्निफिकेंस, क्या काम वो करती है, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, कैसी उसकी स्ट्रक्चर है, ये समझने की हमने कोशिश यहां पर की है। एक बार रिवाइंड करते हैं क्विक इसको। पहली चीज यहां एक बात क्लियर कर ले, मेम्ब्रेन का नाम ही क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। मतलब एम्ब्रियो की कोई संरचना, एम्ब्रियो का कोई भाग इन मेम्ब्रेन के द्वारा नहीं बनेगा, इसीलिए हमने नाम क्या दिया है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। और कल भी डिस्कस किया था एरिया ओपेका, जो पेरीफेरल पार्ट है जर्मिनल डिस्क का, वहां से इस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है। तो वहां हमने कहा था, इनको नाम भी अपन ऐसे देते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। ठीक, अभी केवल बात किसकी की है, यॉक सैक की। चार बातें याद रखें,
चिक एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं तो जो EEM एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय सबसे पहले अपीयर होती है वो यॉर्क सैक है, यानी इसका डेवलपमेंट सबसे पहले होगा। एक बात। नंबर 2, यॉर्क सैक बनी है स्प्लैंक्नोप्लूरल से, मतलब इसके निर्माण में एक तो एंडोडर्म है और एक स्प्लैंक्निक मीजोडर्म है, यानी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लैंक्निक मीजोडर्म, ये मिलकर यॉर्क सैक बनाती हैं। और क्या व्यवस्था है? अंदर एंडोडर्म है, बाहर स्प्लैंक्निक मीजोडर्म में, डायग्राम से आपको दिख रहा है ये। इज दैट क्लियर? अगली बात, जब ये बनती हैं स्टार्टिंग में तो हमने कहा था यहां एक वाइड ओपनिंग है, उस वाइड ओपनिंग के द्वारा यॉर्क सैक जाकर मिड गट में ओपन हो जाएगा। बाद में क्या होता है, जैसे जैसे यॉर्क सैक मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट होगा, वाइड की जगह नैरो ओपनिंग हो जाएगी, अम्बिलिकस कहेंगे उससे, उस छोटी सी ओपनिंग को, और एक ये स्टॉक का डेवलपमेंट हो जाएगा। यहां तक ठीक? फिर मैंने 3 काम डिस्कस किए, रेप्टाइल में, बर्ड्स में, प्रोटोथीरिया में, यानी जिनके एग्स में यॉर्क का अमाउंट ज्यादा है वहां इस मेम्ब्रेन का काम है यॉर्क रिजर्वॉयर। क्लियर? क्या करेगी? मैंने कहा था यॉर्क को अपने भीतर रखा हुआ है, एंडोडर्म डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेगी, यॉर्क का डाइजेशन होगा, डिफ्यूज हो जाएगा, देन फिर कुछ विटेलाइन वेन है, आर्टरीज है, उनके द्वारा ये यॉर्क एम्ब्रियो को मिल जाएगा। मार्सुपियल्स, कंगारू की बात की मैंने, उनमें यॉर्क सैक प्लेसेंटा है, यानी प्लेसेंटा के डेवलपमेंट में, निर्माण में कोरियन के साथ साथ यॉर्क सैक भी पार्टिसिपेट करती है। तो एक काम ये भी हो गया इनका। ह्यूमन यानी यूथेरियन मैमल्स, इनमें ये एक वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है, अवशेषी, लेकिन भ्रूण अवस्था में ये संरचना ब्लड फॉर्मेशन यानी हीमोपोएटिक ऑर्गन या हीमेटोपोएटिक ऑर्गन का ये काम करती है। यानी भ्रूण अवस्था में पहली बार आरबीसी इसी यॉर्क सैक में बनती है। तो आज हमने यॉर्क सैक जो पहली एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है उसके बारे में डिस्कस किया। तो आई होप आज का जो लेक्चर था वो आपको समझ में आया होगा। कल हम एमनियन और कोरियन, इन दोनों का ओरिजिन, इन दोनों का डेवलपमेंट साथ साथ होता है। तो पहले यॉर्क सैक बनेगी, बाद में एमनियन और कोरियन एक साथ डेवलप होगी। तो कल एमनियन और कोरियन के विकास के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।